हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक एजुकेशन। मेरा नाम है मुस्कान जिंदल। मुश्किल से मुश्किल साइकोलॉजी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंजाइटी डिसऑर्डर। आई एम श्योर एंजाइटी तो सबने सुना ही होगा क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से। व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी होता क्या है? आई एम श्योर आप सबने एक लाइन सुनी होगी, आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, या मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, इसको हम कहते हैं एंजाइटी। द टर्म एंजाइटी is usually defined as diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. बुकिश लैंग्वेज पे जाएं तो एंजाइटी की ये डेफिनेशन है। अब एक एक करके देखते हैं। डिफ्यूज का मतलब है विच इज समथिंग ऑफ ट्रैक। जो आप अगर नॉर्मली एक बिहेव कर रहे हो, नॉर्मली एक चीज फील कर रहे हो, उससे अगर आप कुछ हटके कर रहे हो, दैट इज डिफ्यूज। वेग, वेग होता है अजीब। वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग। एंजाइटी इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। इस एंजाइटी होने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता। इट इज अ नेगेटिव फीलिंग। ठीक है, आपको एंजाइटी होने के बाद यू फील वेरी रेस्टलेस। ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। फियर एंड एप्रीहेंशन का क्या मतलब हुआ? आपको डर लगा रहता है कि आगे आपके साथ क्या होगा। हाउ विल यू डील विद इट? आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है। यू कैन नॉट सिट इन अ प्लेस वेरी कामली। आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो। सो एंजाइटी हैज बीन कॉल्ड द बटरफ्लाइज इन द स्टमक फीलिंग। एंजाइटी को क्या कहा जाता है? बटरफ्लाइज इन द स्टमक फीलिंग, जिसमें आपको बहुत ही अजीब लगता है। यू फील वेरी रेस्टलेस। द एंशियस इंडिविजुअल शोज कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स लाइक। अब एंजाइटी के सिम्टम्स क्या क्या है? रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका सांस चलना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, डायरिया, कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो गई, फेंटिंग, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब बहुत थकावट महसूस होती है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेट, बार बार यू नीड टू यूज द वॉशरूम, या फिर इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ट्रेमर्स मतलब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आप कांपने लग जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स? देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। कितने टाइप्स के एंजाइटी डिसऑर्डर्स है? 5। पहला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम लिखते हैं GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक एक करके हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिर है पैनिक डिसऑर्डर, देन वी हैव फोबिया। फोबिया सो आई एम श्योर इतना कॉमन हो गया है कि सबने इसके बारे में सुना हुआ होता है। देन वी हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम लिखते हैं OCD। OCD भी बहुत कॉमन है आजकल। देन वी हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम लिखते हैं PTSD। लेट्स सी, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं आगे। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम बता रहा है, इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड डिसऑर्डर। मतलब ये एक ऐसी टाइप की एंजाइटी आपके अंदर पैदा करता है जो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती, जो आपकी लाइफ में चलती ही रहती है। प्रोलॉन्ग्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग्ड, चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई सिचुएशन फेस करनी हो तभी एंजाइटी होगी, ये आपके माइंड में हमेशा रहती है। वेग, अगेन अजीब, अनएक्सप्लेन, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मुझे इस वजह से एंजाइटी हो रही है या मुझे इस वजह से नहीं हो रही है। ये आपको अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उस इंसान को वो एंजाइटी रहेगी और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। इंटेंस फियर, बहुत ज्यादा डरना, दैट हैव नो ऑब्जेक्ट अकम्पनीड बाय हाइपर विजिलेंस एंड मोटर टेंशन। ठीक है, कोई भी एक चीज इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस इंडिविजुअल को GAD है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंस मोड में रहता है। मतलब वो ये देखता रहता है कि आसपास कोई डेंजर तो नहीं है, कहीं मुझे चोट तो नहीं लग जाएगी, या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और मोटर टेंशन का मतलब उनकी जो बॉडी है, दे हैव अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मोशन। मतलब अगर जैसे वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, हमेशा टेंशन में रहने वाले लोग, इनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है।
These fears are not attached to any particular object. जैसा कि मैंने बताया, ये कोई भी particular situation या object से related नहीं है. This involves constant worry of future and scarring environment for dangers. हमेशा आप ये देखते हो कि कहीं आपको कोई किसी चीज से खतरा तो नहीं है, कहीं आपको कोई डेंजर तो नहीं है, या आपके फ्यूचर में क्या होगा. स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, अरे मैं कैसे स्ट्रीम लूंगा, मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं कैसे एक प्रोफेशनल बन सकता हूँ, क्या मैं इतने अच्छे नंबर ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा. सो दैट वरी ऑफ फ्यूचर डेवलप्स एंजाइटी. एग्जाम्स के टाइम पे एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है. बट ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे नहीं होगी. ये उस बच्चे को हमेशा ही लगी रहेगी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं मेरे फ्यूचर, इररिस्पेक्टिव के एग्जाम्स हैं या नहीं है, वो हमेशा ये सोचता रहेगा पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा. या कोई किसी के घर में जैसे कोई ही इज नॉट वेल, तो आप 24 घंटे यही सोचते रहोगे कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए. कहीं वो जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के एक पेशेंट था जो मैंने देखा था. तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, जैसे अगर वो रोड पे जा रहे हैं और ट्रक आ रहा है तो उन्हें लगेगा कि ये ट्रक उनको मारेगा. तो उन्हें हमेशा, तो वो पहले ही, अगर वो ट्रक जैसे रोड पे चल रहा है, ही इज वॉकिंग ऑन दी फुटपाथ, फुटपाथ पे चल रहे हैं, बट वो पहले ही बहुत ज्यादा पीछे होके खड़े होने लग गए थे, खड़े हो जाते थे कि अरे ये ट्रक आ रहे, ट्रक मुझे मार देगा. बिकॉज उनके अंदर इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई थी उस चीज को लेके कि बहुत ज्यादा जनरलाइज थी और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उनके पास कि मुझे इस कारण से एंजाइटी हुई. Then this doesn't allows the person to relax and makes him visibly shaky and tense. ये इंसान को रिलैक्स नहीं करने देता. They are always in a very alert mode कि कुछ गलत ना हो जाए, हमारा फ्यूचर का क्या होगा. They are always looking for dangers and visibly shaky. और आप इनको देख के बता सकते हो कि ये टेंशन में है, ये किसी गहरी सोच में है और ये रिलैक्स्ड नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? recurrent anxiety attacks in which a person experience intense terrors. पैनिक अटैक में क्या होता है, ऐसे बार बार एंजाइटी अटैक्स आते हैं आपको जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो. इसमें क्या होता है, इंसान जैसे फॉर एग्जांपल कोई बात हो रही है और वो एकदम से उसको कोई बात हर्ट कर गई, या एकदम से उसको कुछ याद आ गया, या उनको कोई बात पिंच कर गई, या एंजाइटी उनकी एकदम से बढ़ गई, तो वो पैनिक मोड में चले जाएंगे. A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when thought of a particular stimuli are present. For example, अगर किसी इंसान को किस हाइट से डर लगता है फॉर एग्जाम्पल, और आप उनके सामने बात करने लग जाओ कि अरे इतनी लंबी हाइट पे मैं गया था एंड आई जंप्ड, मैंने स्काई डाइविंग करी या मैंने कुछ किया, तो एकदम से हो सकता है कि उनको वो एंजाइटी अटैक आ जाए. वो इमेजिन करते करते वो स्टिमुलाई प्रेजेंट हो उनके माइंड में और उनको एंजाइटी अटैक, उनको पैनिक अटैक आ जाए, तो वो एकदम से क्या हो जाएगी, एकदम सर्ज ऑफ इंटेंस एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी उनके माइंड में आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या होगा उनको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, palpitation, choking, nausea, chest pain, discomfort, fear of going crazy, losing control and even dying. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी. डिजीनेस, आपका शरीर एकदम ढीला पड़ जाएगा. लॉस ऑफ एनर्जी होगा. ट्रेमलिंग, कांपने लग जाता है वो इंसान. पैल्पिटेशंस, चोकिंग, चोकिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत, या कुछ खा रहे हैं तो वो गले में अटक भी सकता है. नौशिया, चेस्ट पेन, उनको चेस्ट पेन होगा कि उनको लगेगा उनके जैसे इट्स अ फीलिंग, इट्स लाइक मिनी हार्ट अटैक, आपको ऐसे लगेगा जैसे यू आर फीलिंग अ हार्ट अटैक. डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, उन्हें लगेगा कि वो पागल हो जाएंगे, उनका दिमाग घूमने लगता है. दे कैन नॉट सी एनीथिंग. लूजिंग कंट्रोल और डाइंग. कुछ सिचुएशंस में पैनिक डिसऑर्डर के दौरान इंसान मर भी सकता है. आगे बढ़ते. फोबिया. फोबिया आई एम श्योर सबने सुना होगा. फोबिया क्या होता है? पीपल हु हैव फोबिया हैव इरैशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पीपल और सिचुएशन. इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, वो है ये इरैशनल. भैया डर तो सबको लगता है, हाइट से, बहुत ज्यादा हाइट में तो किसी को भी डर लगेगा ना कि गिर ना जाए, अगर प्रॉपर उसमें प्रिकॉशनरी अगर वहां पे रेलिंग ना लगाई हो. लेकिन फोबिया कब होता है? जब इरैशनल फियर्स होते हैं, बेतुके. कोई पेड़ खड़ा है, आपको उससे डर लग रहा है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे क्यों डर लग रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज की, लेकिन डर लग रहा है, तो ये फोबिया है. when there is an irrational fear related to a specific object.
जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी है, पीपल भी हो सकते हैं और सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे कि हाँ किसी किसी को डर है कैटास्ट्रॉफिक, जो हम एक फोबिया है उसमें क्या होता है, एनक्लोज्ड स्पेस से डरता है इंसान, है ना। पीपल, आपको किसी एक इंसान से डर लगता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हो गया, कुछ भी हो सकता है वो, हाइट, वाटर, फायर, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्पाइडर्स, एनिमल्स, डॉग, कैट, स्नेक, कुछ भी। Phobias often develop gradually or begin with a generalized anxiety disorder. जो फोबिया बनता है ना वो अक्सर GAD से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो पहले तो उसको सिर्फ डर लगेगा, जैसे जैसे वो उस चीज को अवॉइड करने लगेगा ना कि मैं अंधेरे वाली सिचुएशन में ना रहूं, वैसे वैसे जो है उसका फोबिया बढ़ता जाएगा। अब फोबियाज के 3 क्लासिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोराफोबिया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक फोबिया, मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया, ये सबसे कॉमन है। irrational fear such as intense fear of certain type of animal or being in an enclosed space, स्पाइडर का डर, प्लेन फ्लाइट्स का डर, इंजेक्शंस का डर, या थंडर स्टॉर्म का डर। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फियर लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन को लेके या फिर एक एनिमल को लेके, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फोबिया। देन वी हैव सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब intense and incapacitating fear of embarrassment when dealing with others. It is different from being shy. सोशल फोबिया मतलब जब आप लोगों से डील कर रहे हो तो आपको ये कि अरे मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, वो मेरे को कोई एम्बैरेस ना कर दे, या फिर मैं कुछ गलत ना बोल दूं, इसको हम कहते हैं सोशल फोबिया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग शाय एंड सोशल फोबिया। जरूरी नहीं है कि अगर इंसान डर रहा है कहीं बात करने में तो उसको सोशल फोबिया है, ऐसे डायग्नोस नहीं करना। हो सकता है वो शर्मीला हो, उसकी वो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, वो बात करने में हिचकिचाता हो, लेकिन जब करे तो अच्छे से करे, ठीक है। लेकिन सोशल फोबिया वालों के साथ क्या है, वो बात ही नहीं करते, चाहे आप उनको उनके रिलेटिव से बात करा लो, क्लोज फ्रेंड से बात करा लो, फ्रेंड से बात करा लो, वो बात ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए या फिर मैं किसी के सामने नीचे ना दिखूं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगोराफोबिया। Agoraphobia is the term used when people develop a fear of entering unfamiliar situations. अगोराफोबिया उनको होता है जिनको डर होता है कि हम किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में ना आ जाए, जैसे कि एकदम से अगर आप इनको बोलो, जैसे बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में भी हो सकता है, ये बड़ों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाले जो लोग होते हैं ये घर नहीं छोड़ते, इन्हें लगता है कि हम पता नहीं कैसी सिचुएशन में चले जाएंगे, या फिर ये पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा। इन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है अगर इन्हें पब्लिकली किसी के पास जाना हो या फिर पब्लिक सेटिंग्स में इनको एंटर करना हो। दे फियर क्राउड्स, इन्हें इन्हें भीड़ भड़ाके वाले एरिया से बहुत डर लगता है। दे फियर ऑफ लिविंग होम, घर से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं, अकेले रहने में बहुत डरते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम अगर अकेले रहे तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या डेंजर आ जाए। फीलिंग डिटैच फ्रॉम अदर्स, अलग लोगों से अलग होने में इन्हें बहुत डर लगता है। यही चीज अगोराफोबिया अगर बच्चों में हम देखते हैं तो हम उसको SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। अगर ये चीज हम बच्चों में देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्कूल ना जाने की जिद करते हैं, वो कहते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, या फिर क्योंकि वो भी एक अनफेमिलियर सिचुएशन है ना, क्लास सेटिंग, अभी तक तो तुम घर में रह रहे हो और अब तुम्हें हम स्कूल, किस बच्चे को स्कूल भेजेंगे, विच इज एन अनफेमिलियर सिचुएशन। वहां जाकर आपको लोगों को डील करना है, आपको क्राउड में रहना है, आपको टीचर की बात सुननी है। Many agoraphobics are afraid of leaving their home. Their ability to carry out normal activities is severely limited. Obviously, अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो जो आपकी डेली एक्टिविटीज है, जो आपका डेली का रूटीन है, वो कैरी करना तो मुश्किल होगा। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD को आप दो तरीके से देख सकते हो, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव, ठीक है। People affected by OCD are unable to control their preoccupations with specific ideas or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act. OCD has two components. OCD में क्या होता है ना कि लोग बार बार एक ही चीज को सोचते रहते हैं या एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, ठीक है। OCD के दो पार्ट्स हैं, एक होता है ऑब्सेसिव,
एक होता है कंपल्सिव। ऑब्सेसिव में क्या होता है कि इंसान बार बार एक ही चीज को सोचता है, एक आइडिया या एक टॉपिक, तो इसमें हमारे थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारे थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं। और कंपल्सिव में हमारा बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। आप सोचना बंद नहीं करते एक ही चीज के बारे में। द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट और शेमफुल। इनफैक्ट जो पर्सन इस ओसीडी से गुजर रहा होता है उसे पता है कि वो बार बार एक ही चीज को सोच रहा है, ही इज ऑब्सेसिव अबाउट दिस थॉट, बट वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका माइंड बार 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 उसको कहते हैं नहीं सोचो, नहीं नहीं नहीं, वही वही सोचो, वही होगा, वही सोचो, वही सोचो। वो अपना दिमाग कहीं और लगा ही नहीं पाते। सो दिस इज एन ऑब्सेसिव कंपोनेंट ऑफ ओसीडी। Compulsive behavior. Compulsive behavior is the need to perform certain behaviors over and over again. एक ही behavior को बार बार करना, बार बार करना। इसमें क्या होता है, जैसे काउंटिंग, ऑर्डरिंग, जैसे कई लोग कहते हैं काउंट करने लग जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई लोग रिवर्स काउंटिंग करते हैं 100 99 98 97। वो अपने माइंड को रोक ही नहीं पाते, वो उस काउंटिंग को रोक ही नहीं पाते। देन इज चेकिंग, बार बार गैस नॉब चेक करना, या अगर बाहर जा रहे हो तो बार बार लॉक चेक करना के, ठीक है। टचिंग एंड वॉशिंग, कई लोगों को आदत होती है बार बार अपनी क्या कहते हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसको आदत थी अपना जो उनकी टेबल थी उसको वो बार बार नॉक करते थे, नॉक नॉक नॉक। क्यों? रोक नहीं पाते थे वो, बस उन्हें आदत है, उन्हें टेबल को नॉक करना है, नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे, उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। सो दे यूज्ड टू नॉक। टचिंग एंड वॉशिंग, बार बार कईयों को हाथ धोने की आदत होती है, कईयों को साफ सफाई की बहुत आदत होती है, कईयों को सीक्वेंसिंग की आदत होती है कि जिस तरीके से मैंने जो चीज रखी है वो वैसी ही होनी चाहिए। वो अगर तुम बिगाड़ोगे तो फिर वो जब तक वो ठीक नहीं होगी वो उसको ठीक ही करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ओसीडी। अब आ जाते हैं पीटीएसडी पे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Very often people who have been caught in a natural disaster such as tsunami or have been victims of bomb blast by terrorists or been in a serious accident or in a war related situation experiences PTSD. PTSD symptoms vary widely but may include recurrent dreams, flashbacks, impaired concentration and emotional numbing. पीटीएसडी में क्या होता है कि आपको एक जो इंसिडेंट हुआ है उसके फ्लैशबैक्स आते हैं बार बार कि ऐसा हुआ था, या फिर आप बार बार जब कोई सोने की कोशिश करता है तो बार बार उसके रेकरेंट ड्रीम्स उसी के बारे में सपने आते रहेंगे। जिस इंसान को पीटीएसडी है वो ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको इमोशनली वो बिल्कुल नम हो जाएगा, उसे कुछ भी फील नहीं होगा। तो पीटीएसडी होता कब है? पीटीएसडी होता है जब कोई बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ हो या कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक या सुनामी में किसी ने एक्सपीरियंस किया हो वो चीज, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक का कोई अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, या कोई घर में किसी की बहुत ज्यादा मतलब डेथ हो गई हो, कोई बहुत बड़ा शॉक लगा हो, तो बार 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 वही चीजें दिमाग में आती हैं, इसको हम कहते हैं पीटीएसडी, ठीक है। ये थे हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स और ये था उसके टाइप्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा लीव मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आगे मैं दूसरा जो वो लूंगी वीडियो लूंगी वो मैं लूंगी मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, वो भी हम काफी डिटेल में करेंगे, मीनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, एवरीथिंग, ठीक है। Meanwhile, if you like the video, please like, share and comment and subscribe it. Thank you so much. Thank you.